हमारे वेदों में एक श्लोक आता है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी जो कुछ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है सब कुछ आपकी इस बॉडी के अंदर भी है। अंजलि, जो लव लाइफ है वो न्यूमरोलॉजी का सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है और आपकी बर्थ डेट डेफिनेटली ये डिसाइड करती है कि कोई भी इंसान इमोशनली कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर न्यूमरोलॉजी और आयुर्वेद बहुत ब्यूटीफुली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्योंकि हर नंबर एक प्लैनेटरी एनर्जी से कनेक्ट होता है और वो प्लैनेट किसी बॉडी के ऑर्गन या किसी बॉडी के दोष को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमरोलॉजी कॉन्शियस चॉइसेस बताती है, वास्तु आपको करेक्ट एनर्जीज को किस तरीके से बैलेंस करना है, और स्पिरिचुअलिज्म आपकी हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी लोगों ने एक पैटर्न लोगों की लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली नोटिस किया होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और कुछ लोगों को कमिटमेंट करने से भी डर लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उनके रिश्ते आगे चलेंगे। और सेम पैटर्न उनके करियर में भी फॉलो होता है, जैसे उनको समझ नहीं आता कि करियर में आगे क्या करना है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्हें फेस करना पड़ता है। और सेम ये सब उनकी हेल्थ के साथ भी होता है। उनकी हेल्थ कभी तो बहुत अच्छी होती है और कुछ लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और कुछ की बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। उनको हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये सारे पैटर्न अगर सभी लोगों की लाइफ में चल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्या ये उनके एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है या उनके आसपास की चीज़ों की वजह से ये सब हो रहा है? लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे कि लोगों के साथ ऐसा होता क्यों है, क्या इसके पीछे के रीजंस हो सकते हैं, विद एस्ट्रो मोनिका जी के साथ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मैम से जानते हैं इन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। हेलो मैम। हेलो अंजलि, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हो? आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। मैम, आज का टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही लोगों में आई थिंक कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग पैदा करता है, क्योंकि जैसे मैंने ऑडियंस को बताया भी कि लोगों में आसपास में जैसे करियर में, रिलेशनशिप को लेके या उनकी हेल्थ में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वो उतना जल्दी उनको पकड़ नहीं पाते कि हो क्यों रहा है। तो जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी के बेस पे हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। लेकिन मैम, पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करने से पहले इन सब टॉपिक्स पे तो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज उन्हीं सब के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बट मैम, न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मेन डेट ऑफ बर्थ का ही रोल होता है, उसी के आगे इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है। ये सच में कोई एनर्जी है या फिर इसकी कोई रिलेवेंस भी होती है हमारी लाइफ में? अंजलि, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि हम सब लोग कोइंसिडेंटली पैदा नहीं होते हैं, हमेशा एक ब्लूप्रिंट के साथ पैदा होते हैं। और वो जो ब्लूप्रिंट होता है वो होता है ग्रह नक्षत्रों का, और दूसरा होता है बर्थ नंबर का। ग्रह नक्षत्रों का जो ब्लूप्रिंट है उसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, जो कि सभी जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। बिल्कुल मैम। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता होती है लेकिन अपना जन्म समय पता नहीं होता। तो उन लोगों के लिए जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं होता। तो आज हम इसी बात पे फोकस जी करेंगे मैम, बिल्कुल। कि न्यूमरोलॉजी कैसे इंसान की पूरे के पूरे लाइफ के सिनेरियो को बताती है, उनका पूरा का पूरा मैपिंग करती है और उनकी पूरी लाइफ को कैसे डिकोड करती है। जी मैम। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमरोलॉजी का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर नहीं होता। इसको नंबर समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ये पूरा का पूरा एक डिवाइन, एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट होता है जिसके साथ आप पैदा होते हो। हमारे वेदों में एक श्लोक आता है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी जो कुछ इस वर्ल्ड, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ आपकी इस बॉडी के अंदर भी है। यानी जो कुछ यूनिवर्स में है, 5 तत्व या जो कुछ भी, वो सब भी आपकी बॉडी में है। और उन तत्वों के अलावा जो एनर्जी और जो आप ग्रेविटेशनल पुल, मैग्नेटिक पुल, जो कुछ भी आप इस संसार में आप अनुभव करते हो वो सब कुछ आपकी बॉडी में भी है। अच्छा। जिस दिन आप इस धरती पर आए उस दिन ग्रह नक्षत्रों की एक खास स्पेसिफिक एनर्जी थी जिसके साथ आप पैदा हुए। न्यूमरोलॉजी उसी स्पेसिफिक एनर्जी को सिंपल नंबर में ट्रांसलेट कर देती है, जिससे आपको वो जो ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो एक कॉम्प्लिकेशन है जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो बहुत इजी हो जाता है सिर्फ एक नंबर की फ्रीक्वेंसी को समझने से। अच्छा। तो न्यूमरोलॉजी आपको ये बताती है कि कोई भी इंसान नेचुरली कैसा होगा। वो एग्रेसिव होगा, वो प्रोग्रेसिव होगा, प्रैक्टिकल होगा या रेस्टलेस होगा। ये सारी की सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी आपको बता देती है, आपको गाइडेंस देती है ताकि आप अपने नेचर को, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओ। जी।
जैसे 2 और 6 नंबर वाले लोगों को मैंने बहुत बार देखा है, वो नेचुरली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। वो चाहें या ना चाहें, वो अपने आप ही रिलेशनशिप की तरफ फॉरवर्ड होने लग जाते हैं, या खुद अट्रैक्ट होते हैं या सामने वाला उनको अट्रैक्ट कर लेता है। उसी तरीके से 5 और 7 नंबर वाले बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस और फ्रीडम लवर होते हैं। उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसमें से 5 नंबर वाले होते हैं, वो इतनी ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं कि उन्हें कमिटमेंट देने से बहुत डर लगता है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, उसका डेट ऑफ बर्थ था 29th। उसने मुझे आगे बोला कि मैम पता नहीं क्या होता है कि मुझे जो कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है उसमें एक टाइम के बाद ना अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है और सब कुछ बदल जाता है। या तो मैं एकदम से ऊपर चला जाता हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा डाउन या फेलियर का सामना करना पड़ता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है। तब मैंने मुस्कुरा के बोला कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ ना 29 है, जिसका टोटल करो 2 + 9 11 बनेगा, विच इज़ अ मास्टर नंबर। हाँ। तो मास्टर नंबर वाले लोग वो एक कार्मिक ब्लूप्रिंट के साथ पैदा होते हैं, यानी कि कुछ चीजें उनकी लाइफ में एक्सीडेंटल नहीं होती हैं। अच्छा, फिक्स हो रखी है। ये फिक्स होती हैं क्योंकि वो उनके कार्मिक लेसन्स का या उनके जो कार्मिक ब्लूप्रिंट का पार्ट होती हैं। जब उसने ये वाली बात सुनी तो उसे समझ आया। उस दिन के बाद से उसने अपना परसेप्शन ही चेंज कर लिया कि अच्छा ऐसा है मेरे साथ, तो ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और इसी के साथ मैं अपनी लाइफ को लीड करूंगा। और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल है क्योंकि उसने अपने नेचर को समझ लिया, अपनी फ्रिक्वेंसी को जान लिया। सो बर्थ डेट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। जैसे एक बीज में पूरे पेड़ का पोटेंशियल होता है, आप सीड को लगाओगे तो पूरा पेड़ निकल कर आएगा। उसमें लीव्स कैसी होंगी, ब्रांचेस कैसी होंगी, कितनी हाइट होगी, कितना उसकी थिकनेस होगी, सब कुछ उस सारी सीड इन्फॉर्मेशन में, उस सीड में होती है। सारी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन उस सीड में होती है। उसी तरह आपके बर्थ डेट में आपकी पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। आपका नेचर कैसा होगा, आप कैसे एक्शन लोगे, आप उसको डील कैसे करोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होगे या प्रॉब्लम क्रिएटर होगे, ये सब कुछ आपकी बर्थ डेट में इम्बाइब होता है। जो न्यूमरोलॉजी है वो एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने इसके साथ सिंक कर लिया तो आपकी लाइफ म्यूजिक बन जाएगी, और अगर सिंक नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ शोर बन के रह जाओगे। तो मैम, जैसे कई लोगों की होता है कि डेट ऑफ बर्थ जैसे बहुत सारे लोगों की सेम होती है, लेकिन सारे लोग सेम नहीं होते, उनको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी आपने काफ़ी जो एग्जांपल दिया है उसमें ज़रूरी नहीं है ना कि 29 एक इंसान के, अगर 2-3 लोगों के तो उनको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होगा, समझ में नहीं आता ना हर इंसान का। तो वो क्यों होता है फिर? ये इसलिए होता है अंजलि, क्योंकि जो बेसिक बर्थ डेट है उसमें कुछ पैटर्न तो सभी की लाइफ में सेम मिलेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें जो डिफर करती हैं वो डिपेंड करता है कि अब वो कौन से मंथ में पैदा हो रहा है, फिर वो डे टाइम में पैदा हो रहा है या वो नाइट टाइम में पैदा हो रहा है या वो आफ्टरनून में पैदा हो रहा है। इन सब चीज़ों का भी उनके नेचर से जो डिफरेंस है वो झलकता है। लेकिन जो बेसिक पैटर्न होगा, अगर 11 नंबर वाला होगा तो आपको 11 नंबर में ये हमेशा कार्मिक पैटर्न सेम दिखेगा कि उनकी लाइफ में सडन चेंजेस आएंगे, ठीक है। लेकिन ये नंबर 2 भी है तो नंबर 2 वाली क्वालिटीज़ होंगी, इमोशनल होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा, केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी लव रिलेशनशिप में। तो बेसिक क्वालिटीज़ 2 नंबर के लोगों में होंगी ही होंगी। लेकिन इसके साथ एक और भी जो फोर्स काम करती है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसका टॉपिक थोड़ा अलग है, बट एस्ट्रोलॉजी एक डीपर साइंस है और न्यूमरोलॉजी और जो बाकी के जो ऑकल्ट साइंसेज हैं वो एस्ट्रोलॉजी का सबसेट है। माइन्यूट लेवल में अगर किसी की लाइफ को डिकोड करना है तो न्यूमरोलॉजी से और ज़्यादा उसका जो बिग ब्रांच है उसके थ्रू भी आपको डिकोड करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक टेम्परामेंट, बेसिक नेचर और जैसा आपका पैटर्न हो आपकी लाइफ में कैसा आने वाला है, ये आपको न्यूमरोलॉजी बता देती है। माइन्यूट लेवल पर जाना है तो फिर आपको बाकी के ऑकल्ट फील्ड्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब मैम किसी के नेचर को डिफाइन करने के लिए वो किस टाइम में पैदा हुआ है तो वो सारी एनर्जीज काम करती हैं। सब एनर्जीज काम करती है, बिल्कुल। आपकी जैसे इस संसार में 10-15 लोग हैं, नहीं। क्या एग्जैक्टली एक भी आपके जैसा और है? नहीं। आप जिस दिन पैदा हुए क्या उस दिन और लोग पैदा नहीं हुए थे? और आपके नंबर वाले लोग क्या आपको और नहीं मिलते हैं? लेकिन आप एग्जैक्टली आप सेम बिहेव तो नहीं करते हो ना। तो सेम तो कोई भी नहीं है। आपके हाथ की 5 उंगलियां भगवान ने एक साथ पैदा करी हैं, क्या वो 5 सेम है? नहीं, उनकी हाइट छोटी बड़ी होना क्योंकि उनका एक पर्पस है, क्योंकि जब वो होल्ड करें तो उनकी जो अलग अलग लेंथ है वो किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से होल्ड कर सकती है। सारी की सारी उंगलियां एक ही लेंथ की होंगी तो आप उससे होल्ड नहीं कर पाएंगे कुछ भी। जी मैम। तो जब आप कुछ होल्ड नहीं कर पाएंगे तो उसे रिटेन कैसे करेंगे? तो आपके नेचर जैसे लोग जो हैं वो मिलेंगे आपको, आपके नंबर जैसे लोग भी आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। लेकिन एक भी
क्वालिटी आपको जो अलग बनाती है, वो आपकी जो यूनिकनेस है, वो आपका प्रारब्ध भी है, आपका पास्ट कार्मिक बैलेंस भी है। वो तो सबका अलग अलग होता है। तो एक ही डेट को पैदा होने वाले लोग होते हैं। इवन मैं आपको ट्विंस की कुंडली बता देती हूँ कि जो ट्विंस होते हैं उनका सेम डेट ऑफ बर्थ होता है, सेम टाइम ऑफ बर्थ होता है। टाइम ऑफ बर्थ भी 1 मिनट आगे पीछे होता है हाँ। बस। उनका जो भाग्य का चक्र है वो भी सब सेम होता है, माता पिता भी सेम होते हैं, भाई बहन भी सेम होते हैं। तो उनकी 16 कुंडलियों में से 14-15 कुंडलियां तो सेम होती हैं, कोई एक कुंडली जो है वो डिफर कर जाती है। तो उनका जो प्रारब्ध है वो एक जो कुंडली जो डिफर कर जाती है उसी से उनका डिफरेंस आ जाता है। तो एक उसमें से सक्सेसफुल हो जाता है, एक मीडियोकर बन के रह जाता है, हाँ। एक लॉन्ग लिव्ड होता है, एक शॉर्ट लिव्ड होता है, एक सक्सेसफुल होता है, एक अनसक्सेसफुल होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर डीप लेवल पर जाएंगे तो हमें ऑकल्ट के डिफरेंट मोडालिटीज़ को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपको डीपर नहीं जाना, लेकिन आपको अपनी लाइफ में एक सोल्यूशन चाहिए, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल, हाउ टू बी अ हैप्पी मैन, तो आपको न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। सो मैम, ये तो हमने एक जनरलाइज बात कर ली कि डेट ऑफ बर्थ क्या होती है और न्यूमरोलॉजी में उसका क्या रोल होता है। बट मैम, अभी अगर स्पेसिफिकली बात करें लव लाइफ के बारे में, जो कि लोगों में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैम लव लाइफ का कैसे पता चलता है किस इंसान के डेट ऑफ बर्थ से कि वो इंसान कितना एक्सप्रेसिव होगा अपनी लव लाइफ को लेके, कितना वो बता पाएगा सामने वाले को, या कितने अपने इमोशंस को वो होल्ड करेगा? अंजलि, जो लव लाइफ है वो न्यूमरोलॉजी का सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। और आपकी बर्थ डेट डेफिनेटली ये डिसाइड करती है कि कोई भी इंसान इमोशनली कैसे रिएक्ट करेगा। यानी वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, कंट्रोल्ड होगा या इनएक्सप्रेसिव होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ सब बताती है। क्योंकि हर नंबर की एक फ्रिक्वेंसी होती है, किसी नंबर की फ्रिक्वेंसी कम होती है और किसी नंबर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। जैसे नंबर 2 और 3 वाले लोग नेचुरली एक्सप्रेसिव और रोमांटिक होते हैं, वहीं 1 नंबर और 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो कमिटमेंट देने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना स्पेस और फ्रीडम बहुत पसंद होता है। अच्छा। और 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत कंट्रोल्ड और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड वे में अपने एक्सप्रेशन को रिलीज करते हैं। और 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के होते हैं। जी। तो सभी की एनर्जीज इमोशंस में आके डिफरेंट रोल प्ले करती है। तो सभी एक ही जैसे रोमांटिक नहीं होते, सभी एक जैसे कंट्रोलिंग नहीं होते। जी। एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी नेहा, उसका बर्थ डेट था 13th। अब वो क्या करती थी कि वो अपने सभी रिलेशनशिप्स में कंट्रोल करती थी। तो उसके ब्रेकअप्स होने लगे। एक दिन वो रोते रोते मेरे पास आई न्यूमरोलॉजी रीडिंग के लिए और बोलने लगी, मैम पता नहीं, मैं तो इतना ज़्यादा केयरिंग हूँ, मैं इतना ज़्यादा जो है वो कंसर्न शो करती हूँ अपने पार्टनर के लिए, लेकिन सारे पार्टनर्स जो हैं वो मुझसे ब्रेकअप करके चले जाते हैं। उसकी जो एनर्जी थी वो 4 नंबर की थी, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ 13 था। तब मैंने उससे बताया कि जो उसकी राहु की एनर्जी है, 4 नंबर राहु को डिनोट करता है, जो कि उसके अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करता है। तो अब उसे समझ ही नहीं आता था कि वो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ एग्रेशन वो अपने पार्टनर को कंट्रोल करने लग जाती थी। तो उसका रिजल्ट होता था ब्रेकअप। तब मैंने उसे कहा कि भाई आपको अगर अपने इस सिक्योरिटी से उठना है तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। उस दिन से उस बंदी ने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया और उसका रिजल्ट ये है कि आज वो एक हैप्पी मैरिड वुमेन है। अब उसको राहु की एनर्जी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, ना उसको डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग बनाती है। अब उसकी राहु की एनर्जी उसको डिसिप्लिन देती है और साथ ही साथ वो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई है। तो ये था अपनी एनर्जी को समझकर उसके साथ सिंक करना, उसने कर लिया। तो यही न्यूमरोलॉजी है, आपको ये सिखाती है कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। आपने अगर अपनी एनर्जी को अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया तो सक्सेस इज योर्स। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कोई और फील्ड हो। मैम, इससे एक नेचुरली ओवरव्यू तो मिल गया कि लोगों को कि लव लाइफ में जो वो पैटर्न शो करते हैं वो करते क्यों हैं, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम होती है उसमें। लेकिन मैम, क्या ऐसा भी होता है कि कुछ नंबर जो होते हैं वो मतलब लव लाइफ के लिए या प्यार के लिए नेचुरली ही अलाइंड हो, उनको भगवान ने ही ऐसा बना के भेजा हो, और कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ऐसा हो कि उनको भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ही होगी? ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं? लव रिलेशनशिप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो ज़्यादातर सभी की आंखों में ना मुझे चमक दिखाई देती है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनके जैसा पार्टनर उन्हें मिल भी जाए। बना के भेजा हो लेकिन मिल नहीं रहा है तो भी वो क्या करेंगे। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या न्यूमरोलॉजी में क्या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेचुरली लव रिलेशनशिप के लाइंड होते हैं। तो आंसर इज डेफिनेटली यस। जैसे 2 और 6 नंबर नेचुरली
लव ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड पर्सन कहे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल क्वालिटीज़ होती हैं और नर्चरिंग क्वालिटीज़ होती हैं। वो अपने पार्टनर को बहुत केयर एंड प्रोटेक्शन देते हैं और उसके लिए बहुत डीप इमोशंस रखते हैं। और वहीं अगर 4, 7 और 8 नंबर वाले लोगों की बात करें, तो इन लोगों को अपनी लव लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लेसन सीखने पड़ते हैं। इनको बहुत सारे ब्रेकअप्स का सामना करना पड़ता है। वो एक्चुअली एक प्रिंसिपल है ना कि हर नंबर, हर एक तत्व अपना धर्म निभाता है। यानी जो तत्व होगा वो अपना रोल तो प्ले करेगा ही करेगा। अगर कोई हार्श प्लैनेट है तो वो हार्श रोल प्ले करेगा। अगर कोई हार्श नंबर है तो वो आपको हार्शनेस देगा। आपको किस एरिया में देगा तो वो आप डिटेल स्टडी के बाद ही देख सकते हैं, लेकिन उसको जो अपना धर्म निभाना है वो निभाएगा। जैसे 1 और 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होते हैं, वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। लेकिन 9 नंबर की अगर फीमेल हो तो भाई उसके लव रिलेशनशिप्स और उसकी मैरिड लाइफ को कोई चला के दिखाए। इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है 9 नंबर वाली फीमेल कि वो अपने हर रिलेशनशिप और हर मैरिड लाइफ में वो हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो जिससे क्या होता है कि उसकी मैरिड लाइफ में, उसकी लव लाइफ में ईगो इश्यूज हमेशा ही डेवलप होते हैं, जिससे उनका पार्टनर हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। यानी कि स्पेशली मेन की बात कर रही हूँ कि 9 नंबर की फीमेल के साथ जो मेल होता है उसको बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ बियर करनी पड़ती है, जिसका रिजल्ट होता है लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप, नहीं तो डिवोर्स। अच्छा। इसी को मैं आगे अगर ऐसे समझाऊं कि एक 7 नंबर वाला जिसकी बर्थ डेट 7 थी, मेरा एक क्लाइंट था निखिल। वो मेरे पास आया और ये बोला कि मैम मेरे 3 ब्रेकअप्स हो चुके हैं। यानी कि मैं अपनी लव लाइफ को 3 बार आजमा चुका हूँ और 3 ब्रेकअप्स मेरे हो चुके हैं। तो क्या मैं अनलकी हूँ या मेरा जो नंबर है वो इतना अनलकी है कि मुझे कभी, मेरे को एक सच्चा साथी कभी नहीं मिलेगा लाइफ में? तो मैंने कहा बेटा ये समझो कि आपका जो बर्थ डेट है वो 7 है, केतु की एनर्जी है, और एक हार्डकोर ब्रेकअप तो आपकी लाइफ में डेस्टिन्ड है। ये तो कार्मिक लेसन है। और अगर आपने ब्रेकअप फेस कर लिया तो मैरिड लाइफ में प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर आपने ब्रेकअप नहीं फेस किया तो वही रिजल्ट करेगा आपके मैरिज में, तो वहां पे डिवोर्स हो जाएगा। तो एक हार्डकोर ब्रेकअप तो आपकी लाइफ का तो पार्ट है। और आप केतु ड्रिवन हो, आपकी केतु की एनर्जी है जो डिटैचमेंट देती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए कहती है। क्या आप इस नेचर के हो? कहता मैम मैं इस नेचर का बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे ना डिटैचमेंट पसंद है ना मुझे स्पिरिचुअलिटी पसंद है। तो फिर मैंने बोला कि फिर आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा कैसे, क्योंकि आपकी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बोलती हैं। आप जाओ, आप अपने आप को गॉड से, आप डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करो और उसके बाद देखना आपको वही सच्चा प्यार कर पाएगा जो खुद भी स्पिरिचुअल होगा। तो यानी एक स्पिरिचुअल बंदे को वही पार्टनर मिलना चाहिए जो खुद भी स्पिरिचुअल हो। लेकिन आप क्योंकि खुद अपनी स्पिरिचुअल एंगल को समझ नहीं पा रहे हो, ना डिटैचमेंट को समझ पा रहे हो, तो आपको जो पार्टनर्स पसंद आ रहे हैं वो भी ऑपोजिट नेचर के आ रहे हैं। ये बात उसने समझी और उस दिन से उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मेडिटेशन करने लगा, रिलीजियस हो गया, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ उसका आगे उसके स्टेप्स बढ़ने लगे। और वन डे ही गॉट एग्जैक्टली द स्पिरिचुअल पार्टनर ऑफ हिज ओन टाइप। उसको वही मिला जो वो चाहता था, कि उसको सच्चा प्यार करने वाला, समझने वाला पार्टनर मिले। तो उसको स्पिरिचुअल लड़की मिल गई। तो ये कार्मिक लेसन था। जब तक आप कार्मिक लेसन नहीं सीख लेते, आपकी बर्थ डेट आपके साथ बार बार वो पैटर्न रिपीट करती है, क्योंकि जिस दिन आपने वो लेसन सीखा उस दिन से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और आप उस लेसन को सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो आपके साथ अगर पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो समझ जाओ आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे सामने जो जैसा वो खुद है उनको वैसा ही पार्टनर चाहिए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता, अपोजिट पार्टनर मिलता है हमेशा। तो उसको भी क्या ऐसे ठीक कर सकते हैं हम एनर्जीज को पहचान के? तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपने क्या खुद को पहचान लिया कि आप किस नेचर के हो। अगर ये 7 नंबर वाला जो इंसान है उसे ये पता ही नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए मेरा बर्थ हुआ है और मुझे डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना पड़ेगा। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब कई लोग ये समझते हैं संन्यास लेने से। संन्यास लेना स्पिरिचुअलिज्म नहीं होता। स्पिरिचुअलिज्म होता है कि आप इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट कैसे कर लेते हो। आपके पास सब कुछ है, नेम, फेम, लग्जरी, पैसा, सब कुछ, और आप तब भी बहुत ग्राउंडेड हो और आपको इस वर्ल्ड की रैट रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो आप स्पिरिचुअल हो, क्योंकि आप ये समझते हो कि ये जो बॉडी मिली है ये मुझे सिर्फ मेरे कर्मा को करने के लिए मिली है। तो मुझे इस संसार से, इस मोह माया से डिटैच रहना है।
मैं आऊँगा, अपना रोल प्ले करूँगा, बट किसी से अटैचमेंट नहीं पालूँगा, ना किसी पर्सन से, ना मोह माया से, ना पैसे से, ना इस रैट रेस से। तो जब आप अपने आप को पहचानते हो, तो फिर उसके बाद आपको अपने जैसे पार्टनर तब अट्रैक्ट करोगे आप। जब मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे कैसा पार्टनर पसंद आएगा, जो स्पिरिचुअल होगा या नॉन स्पिरिचुअल होगा? जो स्पिरिचुअल होगा। जो स्पिरिचुअल होगा। लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं किस नेचर की हूँ, तो मैं क्या अट्रैक्ट करूंगी? तो मैं तो सिर्फ बॉडी लुक्स को अट्रैक्ट करूंगी कि भैया मुझे मेरे जैसा दिखने वाला या मेरी जैसी जॉब करने वाला मिल जाए। एक्चुअली जो लव पार्टनर्स हम अट्रैक्ट करते हैं, वो एक्चुअली हम अपने जैसे नहीं, हम अपने लुक्स के अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली, अपने फिनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली अट्रैक्ट करते हैं। अब कोई लो लेवल का एक पर्सन होगा, तो वो बहुत रिच क्लास की लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जी। और बहुत रिच क्लास की अगर लड़की होगी, तो वो भी अपना सेम स्टेटस वाला लड़का ढूंढेगी, तो वो मिडिल क्लास को अपना लव पार्टनर नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर कौन इनर कॉलिंग के हिसाब से पार्टनर बना रहा है? वो तो सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए हम पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं कि मैं अगर गुड लुकिंग, तो मेरा पार्टनर वैसा होना चाहिए। मैं अगर 5 लाख रुपीज़ पर मंथ अगर अर्न कर रही हूँ, तो मेरा जो पार्टनर है वो भी सिमिलर पैकेज का होना चाहिए। मेरा अगर स्टेटस जो है वो यहाँ है, तो मेरे पार्टनर का स्टेटस भी ऐसा ही होना चाहिए। तो कौन अपनी रियल इनर के हिसाब से पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है? तो क्या इसको आप ये बोलोगे कि हम लाइक पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं? नहीं। लेकिन आप अपने रियल सेल्फ को जानते हुए कि आप अंदर से कैसे हो। हम्म। आप अगर बहुत इमोशनल हो, तो आपको पार्टनर भी इमोशनल पसंद आएंगे। लेकिन पहले आपको पता तो चले कि आप इमोशनल और आप बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के हो। आपको पता तो 80% लोगों को तो अपना नेचर पता ही नहीं होता। वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वाला फंडा होता है, बस मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कैसी हूँ, मेरा अंदर सेल्फ कैसा है, मुझे क्या चाहिए, ये वाले क्वेश्चन पर कोई ध्यान नहीं देता। इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है। तो मैम रिलेशनशिप में फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं? अगर इंसान अगर ये सब समझ ले फिर भी, जैसे अलग अलग नंबर्स की जैसे शादी होती है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं उनके बीच में फिर? तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो आपने वैसा पार्टनर अट्रैक्ट किया जो आपके टेम्परामेंट से मेल नहीं खाता था, यानी कि वो आपसे मैच नहीं करता था। और ये बात आपको बाद में समझ में आई कि भाई मैं तो एक्सटर्नल ब्यूटी या एक्सटर्नल लुक्स या फिनेंशियल पैकेज के ऊपर सोच रहा था कि ये मेरे जैसा है। लेकिन जब आप उसके साथ रहते हो 24/7, दिन रात, अंडर द सेम रूफ, तब आपको उसका रियल टेम्परामेंट पता चलता है, उसका नेचर समझ में आता है। तब पता चलता है यार ये तो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट था। लेकिन पहले तो लग रहा था यार इसका और मेरा स्टेटस तो सेम है। मैं भी अगर 5 लाख रुपीज़ अर्न करता हूँ, ये 6 लाख रुपीज़ अर्न करती है, ये तो मेरे स्टेटस की है। तो पहले तो आप सिर्फ स्टेटस मैच कर रहे थे, लुक्स मैच कर रहे थे। आपने अपने इनर सेल्फ को मैच किया होता तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आती। और अगर आती, तो आप अंदर से इंटरनली इतने स्ट्रांग होते हो कि आप उसको डील करना आपको समझ में आ जाता है। अगर आपको ये पता है कि मैं कैसी हूँ और मेरा अंदर मेरी इनर कॉलिंग या मेरी जो इनर स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग है कि मैं आपको भी इंटरनली समझ पा रही हूँ, तो फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को तो मैं यूं ही सॉल्व कर लूंगी। अच्छा, तो मैम जिन लोगों को इन सब बातों का पता नहीं है, जो न्यूमरोलॉजी को मानता भी नहीं है या जिसको पता नहीं है, तो उन लोगों के भी तो रिश्ते चल रहे होते हैं। पहले का ज़माना ये था कि अगर आपके पेरेंट्स ने शादी करवा दी कि भैया इसी के साथ ज़िंदगी हाँ। बितानी है, तो पहले के लोगों में क्या होता था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। मतलब जो हमारी मम्मियों की बात करें या हमारी दादियों की बात करें, बुआ, चाची, मासी, वो फाइनेंशियली ऐसे वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। तो अगर फैमिली में इश्यूज हो भी रहे होते थे, तो वो चुपचाप उसको सहन करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये रिलेशनशिप तोड़ दिया तो वो जाएंगे कहाँ। और फिर सबसे बड़ा इंडियन सिस्टम में क्या होता है, बच्चों की खातिर कितनी भी बैड मैरिज हो, क्या पुराने ज़माने में बैड मैरिजेस नहीं होती थी, क्या एंगर इश्यूज नहीं होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन बाहर नहीं आता था। हाँ। क्योंकि एक एस्पेक्ट होता था कि फीमेल्स के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती थी, और दूसरा बच्चे जो हैं वो इतना एक इम्पॉर्टेंट पिलर होते थे फैमिली का कि उनके लिए सभी लोग सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते थे कि अपनी ज़िंदगी दे दो भैया, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये माइंडसेट था। तो इस वजह से ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने रिलेशनशिप्स चला लिए। आजकल भी अगर रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, एक बंदा जिप लगा ले, उसके बाद चला ले शादी, आराम से चलेगी। आपको जिप लगानी है, आपको आइज क्लोज रखनी है, अपने कान बंद रखने हैं और अपने ब्रेन को उस रिलेशनशिप में नेगेटिव सोचने नहीं देना। बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लेकिन मैम आजकल ऐसा कोई करता नहीं है ना। क्योंकि अब सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, सब अपनी पावर से अवेयर होते चले जा रहे हैं। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो सभी सोचते हैं कि भाई अगर रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी आ रही है तो मैं इसको क्यों सहूँ। हाँ वही। और जब इतनी टॉक्सिसिटी है
तो उसको मैं 40 साल क्यों आगे लेके जाऊं? मैरिज इज अबाउट 40 to 50 ईयर्स रिलेशनशिप। तो अगर 40-50 ईयर्स तक मैं अपने आप को बंद करके घुटन के साथ में रखूंगा, तो मैं जीऊंगा कब? क्योंकि आजकल सभी लोग खुल के जीना चाहते हैं, दब के मर के जीना, घुट के जीना नहीं चाहते हैं। सब लोग पार्टी करना चाहते हैं, सब लोग सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते हैं, और वो आपकी सप्रेस्ड इमोशंस हैं उसके साथ नहीं कर सकते। जो एक खुलापन हमारे विचारों में आ गया है, जो हमारे को दूसरों से अलग करता है कि भाई मुझे भी जीना है, मुझे भी इंजॉय करनी है लाइफ, तो मैं सामने वाले की टॉक्सिसिटी एक लेवल तक ही बर्दाश्त करूंगा या करूंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो इस वजह से फिर लोग जो हैं वो गिव अप करने लग गए हैं। पहले गिव अप वाला जो मोड था ऑप्शन ही नहीं था। वो ऑटो कट था। वो बिल्कुल। पेरेंट्स कट करके भेजते थे कि भैया हाँ। ये वाला मोड नहीं है, वापस नहीं आना, डिवोर्स नहीं लेना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो एक ऑटो कट मोड में वो मैरिड लाइफ चले जा रही थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब मैम बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिए तुम लोग, इसलिए तुम लोग ऐसे करते हो। तो वो पहले वाले ज़माने में ऐसी वाली बातें बोल दी जाती थी और सब सुन भी लेते थे। लेकिन आजकल सब अवेयर है, सब पढ़े लिखे हैं, सब कमा रहे हैं और सब जागरूक हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि जागरूक होना एक अलग बात होती है, लेकिन इंटरनली और स्पिरिचुअली अवेयर होना दूसरी बात होती है। हमको फोकस करना है कि हम अंदर से स्पिरिचुअली कितने अलाइंड और कितने अवेयर हैं। मैम जैसे अभी आपने अपने क्लाइंट्स के कुछ एग्जांपल दिए थे, तो वैसे आपके पास जैसे काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो उनमें कभी आपने सेम पैटर्न नोटिस किया है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सेम टाइप के रिलेशनशिप को, मतलब जो पैटर्न चल रहा है मेरी लाइफ में वो बार बार फॉलो होता है, तो ये कुछ उनकी स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ की वजह से होता है? जैसे अगर किसी ने ऐसी कंप्लेंट की हो आपको, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि इन सब की तो डेट ऑफ बर्थ ही सेम है, तो ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी में जो नंबर का पैटर्न है वो हमेशा एक जैसा कोर रिएक्शन देता है। यानी कि कोई भी पर्सन किस जाति का है, कौन से शहर से है और कितना पैसे वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नंबर होते हैं वो अपनी कोर एनर्जी हमेशा एमिट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो क्लाइंट आए मेरे पास, एक न्यूयॉर्क का बिजनेसमैन था और दूसरा दिल्ली में एक जज था। लेकिन दोनों की लाइफ का पैटर्न बिल्कुल सेम था। दोनों ने बहुत स्ट्रगल देखा था। दोनों की जो बर्थ डेट थी वो 8 थी और 8 नंबर वालों को डिलेज फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये उनका कार्मिक लेसन होता है। जो शनि देव की एनर्जी है वो उनको डिलेज देती है ताकि वो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो करें और पेशेंस रखें। और जो 8 नंबर वाले लोगों को सक्सेस मिलती है वो 36th ईयर के बाद मिलती है, यानी कि 36वें साल के बाद उनकी लाइफ का सक्सेस का पीरियड शुरू होता है। और दोनों के साथ ऐसा हुआ। तो दोनों ने 35 साल तक बहुत स्ट्रगल देखा, न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन ने भी और दिल्ली के जज ने भी। उसके बाद जो उन्होंने ग्रोथ हासिल करी वो परमानेंट और स्टेबल थी। तो यही सैटर्न की एनर्जी का रिजल्ट था। तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं था कि दोनों 8 नंबर के हैं, एक न्यूयॉर्क से है और एक दिल्ली का जज है। दोनों का प्रोफेशन भी डिफरेंट था, लेकिन उनका पैटर्न ऑफ स्ट्रगल सेम था। यानी कि करियर में सक्सेस उनको धीरे धीरे मिलनी थी। तो यानी कि जितना धीरे धीरे ये लोग पकते हैं, जितना धीरे धीरे ये पेशेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उतने ज़्यादा ये सक्सेसफुल बनते हैं और उतनी इनके पास जो प्रोस्पैरिटी होती है, उतना वेल्थ होती है, उसकी क्वांटिटी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितने सक्सेसफुल और वेल्दी ये या रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं। तो ये जो नंबर का कार्मिक पैटर्न होता है, जो नंबर की एनर्जीज होती हैं वो रिपीटेटिव होती हैं। यानी नंबर आप अपना कोर रिएक्शन हमेशा देगा ही देगा, चाहे आप किसी देश, किसी जाति, किसी प्रोफेशन के हो या आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा है। लेकिन जो नंबर ने अपना बेसिक नेचर देना है, जो अपने बेसिक ट्रेड्स देने हैं, वो आपकी लाइफ में दे के ही जाएगा। वो मतलब किसी ऐसे देश काल पात्र स्थिति पे डिपेंड नहीं डिपेंड होता? नहीं करते हैं, वो आपके साथ होगा तो होके ही रहेगा। जब मैं किसी एक क्लाइंट की अगर डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ तो उसके नंबर पैटर्न से मुझे पता चल चुका होता है कि उसकी लाइफ में कहानी आगे क्या होगी। तो आधे से ज़्यादा जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनकी स्टोरी तो मुझे पहले से ही पता होती है, क्योंकि उनका जो डेट ऑफ बर्थ की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी किसी और की भी मैं चेक कर चुकी होती हूँ। हाँ। तो मुझे पता चल चुका है कि इनकी लाइफ में अब ये हो चुका होगा और अब आगे ये होने वाला होगा। तो न्यूमरोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। तो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आपको पहले से ही लोगों को रीड करना आ जाता है। आप नंबर की फ्रीक्वेंसी के साथ आप कनेक्ट करते हो और आपको पता चल जाता है कि इस पर्सन की लाइफ में ये हो चुका है या ये होने वाला है। सो दैट इज द कोर बेसिक एनर्जी और द रिएक्शन ऑफ द नंबर्स। तो मैम कहीं ना कहीं जैसे अगर आपको कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है तो आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे ही टिकी है। अगर कोई इंस्टेंट अगर बोलेगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर
प्रिडिक्शन दो तो आपको 4-5 बातें तो यूं ही कोई ना कोई बता सकता है कि आपके ये ट्रेट्स हैं, ये आपका नेचर है, आपकी लव लाइफ में आपको ये फेस करना पड़ेगा, या आपको करियर में स्टेबिलिटी या सक्सेस कितनी जल्दी या कितनी देरी से मिलेगी, और आप बेसिकली आप किस टाइप के मतलब पर्सन हो। तो ये बेसिक डिटेल्स जो हैं वो तो आपके डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाती हैं। लेकिन आपको जब कुछ और भी बातें जाननी होती हैं फ्यूचर के बारे में या आपकी लाइफ में अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होता है, तो फिर हमें उसका दशा सीक्वेंस भी देखना पड़ता है। तो न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं काम करती हैं। जैसे वैदिक कुंडली में आपकी महादशा अंतरदशा होती है, इसी तरह हर एक नंबर की भी दशा और अंतरदशा होती है, तो जो आपको बताती है कि अब लाइफ में आपको और क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो बेसिक टेम्परामेंट और बेसिक क्वालिटीज एनीवन कैन प्रिडिक्ट थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी से आप ना अपना बल्कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने कलीग्स का भी बिहेवियर जान सकते हो, उनका नेचर जान सकते हो, जिससे आपको लाइफ में बहुत अचीवमेंट मिलती है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैं अपनी डॉटर की बात करती हूँ। वो जब 5th या 6th क्लास में थी, मैं तब से ही उसको न्यूमरोलॉजी के छोटे छोटे उसको टिप्स देती रहती थी कि बेटा जब आप बड़े हो जाओगे, न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आएंगे, तब आपको कैसे उनसे डील करना है। तो प्राइमरली शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि मम्मी मुझे नहीं करना, मुझे नहीं सुनना, मैं देख लूँगी। लेकिन जैसे जैसे शी ग्रू अप और जो जो चीज़ें उसको मैं बताती चली जा रही थी और वो सबकॉन्शियसली वो रिटेन कर रही थी, तो फिर वो उसने देखा कि जो उसके फ्रेंड्स थे उनका बर्थ डेट देखकर उसको समझ में आने लगे कि ये कैसे बिहेव करेंगे। तो फिर वो मुझसे डिस्कस करने लगी कि मम्मी इसका डेट ऑफ बर्थ 3 है, इसकी एनर्जी मेरे हाँ। साथ सिंक करती है, मम्मी ये ना 8 नंबर वाला पर्सन है, ये ना मेरे से मतलब इसका टेम्परामेंट मेरे से सेट नहीं हो रहा है, या मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं बन पा रहा है। तो आई वॉज सो हैप्पी कि जो मैं उसको सिखाने के लिए मैं लगी हुई थी और वो उसको ग्रैस्प नहीं कर रही थी, लेकिन उसको समय ने, वक्त ने उसको अपने आप वो लर्न करना भी सिखा दिया और अप्लाई भी। वो आजकल वो अपने फ्रेंड्स को जब चूज करती है तो सबसे पहले वो उनका बर्थ डेट लेती है, मतलब कि आपका बर्थ डेट क्या है, तो वो तो हंसी खुशी कोई भी बता देता है। तो उसको ये समझ में आ जाता है कि भैया इस फ्रेंड से मेरी बनने वाली है या ये नहीं बनने वाली है, या ये डिच करेगा, या ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या सेल्फिश होगा। इतनी 4 चीज़ें जो हैं आजकल के ज़माने में आपको खुद के प्रोटेक्शन के लिए जान लिया, तो आपने न्यूमरोलॉजी का बेस्ट यूज़ कर लिया। बिल्कुल मैम, आज भी समझ आया जब हम बात कर रहे हैं आज इस टॉपिक पे, तो कि मेरे दोस्त किसी से बनती है, किसी से क्यों नहीं बनती, वो क्यों नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है। और वो सेम आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ दोस्त जो है वो आपने पिक एंड चूज कर लिए, सिर्फ आपके पास चॉइस है दोस्तों को बदलने की, फैमिली मेंबर्स को बदलने की, पार्टनर बदलने की चॉइस नहीं है। बट डिफरेंसेस तो उनके साथ भी होते हैं। बट हर एक घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर और एक लॉयर ज़रूर होना चाहिए हर एक फैमिली में। क्यों? क्योंकि डॉक्टर होगा तो आपको वो बीमारियों से अवेयर करेगा, एक लॉयर होगा तो वो आपको प्रोटेक्शन कैसे करना है वो बताएगा, और एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी फैमिली में होगा तो आपको अपनी लाइफ को कैसे अपग्रेड करना है वो आपको गाइडेंस देगा। हर एक की फैमिली में अगर ये 4 लोग आपको किसी भी तरीके से मिल जाते हैं, फ्रेंड के थ्रू या फैमिली के थ्रू, मतलब जो कहते हैं ना सॉर्टेड, आप एक लाइफ जो है वो जी सकते हो। मैम, अब हमने लव लाइफ के बारे में इतनी बातें कर ली, अब आई होप मेरे ख्याल से लोगों को अब थोड़ा इजी होगा अपना पार्टनर चूज करने में। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि ये मतलब दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। बिल्कुल मैम, और कहीं ना कहीं शायद हमारे पॉडकास्ट का जो मोटिव था वो भी यही था कि लोगों को एटलीस्ट नॉलेज मिले हमारे पॉडकास्ट से। तो मैम, अब पॉडकास्ट को स्विच करते हैं करियर की साइड, बिल्कुल, क्योंकि ये भी Second बहुत most इम्पोर्टेंट important है। topic। जी। तो मैम, जैसे करियर में भी अगर हम देखें तो कोई स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ होती है जिससे हमें ये पता चले कि ये जो पर्सन है वो जॉब के लिए बना है, बिजनेस के लिए बना है, या फिर इसके अंदर कोई अलग से क्रिएटिव माइंड सेट है इसका। लव रिलेशनशिप जो है वो न्यूमरोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग टॉपिक है, लेकिन करियर न्यूमरोलॉजी का सबसे प्रैक्टिकल पार्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकली न्यूमरोलॉजी का जो यूज़ है वो लोग सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, अपना नेम चेंज करवाते हैं ताकि उन्हें करियर हाँ। में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। तो अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ करियर के लिए ही लोग करते हैं, तभी नेम चेंज होते हैं क्योंकि करियर में सक्सेस चाहिए होती है। तो डेफिनेटली आपकी जो नेम एनर्जी है वो आपको ज़रूर बताती है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको ज़रूर बताता है कि कोई भी पर्सन जॉब ओरिएंटेड होगा या बिजनेस माइंडेड होगा या वो क्रिएटिव माइंडेड होगा। अगर आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस बहुत ईजिली हासिल कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपने नंबर की फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट जाके कोई भी करियर चूज़ करते हैं तो पूरी ज़िंदगी आप सफोकेट फील करते हैं, आपको कभी हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट नहीं मिल पाती है।
तो ये अपनी नंबर की एनर्जीज के साथ अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक नंबर एक प्राइमरी एनर्जी ज़रूर बताता है। जैसे नंबर 1 के जो लोग होते हैं वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। हाँ, किसी के भी अंडर काम करना उनको बड़ा सफोकेटिंग लगता है। जैसे कहते हैं सलाम बजाना, सलाम ठोकना, ये उनके लिए ज़्यादा देर तक करना पॉसिबल नहीं होता। वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई करे। उनके लिए कोई करे, और वो खुद के बॉस बनना चाहते हैं, तो मतलब कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग करने के लिए तो वो किसी के अंडर काम कर लेंगे, लेकिन एज लॉन्ग एज दे गेट द अपॉर्चुनिटी दे डेफिनेटली स्विच टू द बिजनेस। ये लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। इसी तरह जो नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं। तो किसी भी टाइप के फिनेस, एस्थेटिक चीज़ें या ब्यूटी रिलेटेड जो क्रिएटिव जो फील्ड्स होती हैं उसमें नंबर 2 वाले लोग बहुत चमकते हैं। नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं वो गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं और बहुत क्रिएटिव टैलेंट्स कैरी करते हैं। तो उनको ऐसी फील्ड दी जाए जहाँ पे राइटिंग हो, एक्टिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, और क्या नाम है, स्पीकिंग स्किल्स हो, तो वहाँ पर नंबर 3 वाले लोग बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं वो नेचुरल बिल्डर होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं। तो जहाँ पर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, तो कॉर्पोरेट जॉब्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, तो ये टेक्निकल फील्ड्स में राहु वाले जो लोग हैं, 4 नंबर वाले लोग बहुत अच्छा करते हैं। उसी तरह जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं वो नेचुरल वेल्थ मैनिफेस्टर होते हैं। तो यानी कि जहाँ वेल्थ क्रिएशन मोटे लेवल का होगा वहाँ 8 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो रियल एस्टेट हो गया, हाई पोजीशंस हो गया, तो ये इस फील्ड में 8 नंबर वाले लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल वेल्थ मैनिफेस्टर होते हैं। इनको बड़े लेवल का पैसा कमाना होता है, तो जहाँ पर भी एक मोटा गेम आ जाएगा, एक बड़ा लेवल आ जाएगा, तो वहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छे से काम करती है। मोटा पैसा जिसको हम जहाँ बोलते पर हैं। मोटा पैसा बोलते हैं, तो मोटा पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, भले ही उन्हें डिलेज मिलती हैं, उन्हें लेकिन डिनायल्स कभी नहीं होते हैं। तो शनि की एनर्जी डिले कहती है बट नो डिनायल्स। तो जो भी मिलेगा वो कहते हैं ना, वो सहज पके सो मीठा होए। जो धीरे धीरे आम पकता है ना, जो कच्चा हाँ, होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। तो उसे अगर क्विकली अगर आप मसाला लगा के अगर आप उसको मीठा करने की कोशिश करते हो तो उसका नेचुरल टेस्ट चला जाता है। तो इसलिए वो सहज पके सो मीठा होए, ये 8 नंबर वालों के लिए बहुत सुपर्ब लाइन है। मेरे पास एक सीए क्लाइंट आया, तो भाई अगर ऐसे बड़े लेवल के क्लाइंट आते हैं तो आपको भी एक प्राउड फील होता है कि यार लोग गाइडेंस लेने आ रहे हैं, आपके पास जज आ रहे हैं, आपके पास सीए आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। तो सीए ने बोला कि मैम मेरी प्रॉब्लम ये है। आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि भैया वो सीए है, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या था, उससे क्वेश्चन ये था कि मोनिका मैम, मुझे अपना काम बहुत बोरिंग लगता है और मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। भाई पेरेंट्स के कहने से मैंने एक कोर्स तो कर लिया और मैं सीए भी बन गया और आई एम अर्निंग वेरी गुड, मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये काम मुझे बोरिंग लगता है और मैं ये सोच नहीं सकता कि पूरी लाइफ इसी काम को करूँगा। अब आप क्या करोगे, लोग तो भाई सोच रहे हैं कि कोई सीए बन जाए तो उसकी लाइफ बन जाए, बट वो पर्सन कह रहा है कि मुझे अपना काम बोरिंग लगता है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, नंबर 3, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैंने बोला आप नंबर 3 के लोग हो। तो मैंने उसको बोला कि आपके नंबर 3 की जुपिटर की एनर्जी है, तो आपकी सोल जो है वो कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी चाहती है, और आप उसको एक रूटीन वर्क दे रहे हो। भाई वो काउंटिंग करना एक रूटीन, एक सेट पैटर्न के हिसाब से, ना वहाँ कम्युनिकेशन का कोई ज़्यादा स्कोप है, ना वहाँ क्रिएटिविटी का कोई स्कोप है। आप एक ऐसा काम करो जो आपके जुपिटर नंबर 3 की एनर्जी से आपके साथ अलाइन हो जाए। तो आप कुछ क्रिएटिव करो जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ हो और आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सको। उसने ये मेरी बात को समझा कि हाँ मैम तो सही बोल रही हैं कि मुझे ऐसा ही काम पसंद है, और उसने एग्री भी किया कि मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना, उनसे बात करना और नॉलेज एक्सप्लोर करना और देना बहुत पसंद है। हुँ। तो मैंने कहा अपनी नॉलेज को आप ऐसे किस तरीके से आप लोगों को डिलीवर कर सकते हो और जिसमें क्रिएटिविटी आ जाए, आप ऐसा काम ढूंढो। देन ही कंडक्टेड अ फाइनेंशियल पॉडकास्ट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल की मेहनत के बाद उन्होंने फाइनेंशियल पॉडकास्ट उन्होंने किया और वो इतना सक्सेसफुल रहा कि आज उनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन उन्होंने अपना वो सीए वाला काम छोड़ा हाँ, नहीं, वो भी नहीं वो भी कर छोड़ा। रहे थे, उसको उन्होंने टीम रख ली। तो आज वो अपना सीए का काम भी कर रहे हैं और फाइनेंस के पॉडकास्ट भी बना रहे हैं। अब उनकी जो एनर्जी है वो 2 तरीके से डिवाइड हो गई है, लेकिन जो एक उनका जो नेचर था वो कहीं ना कहीं से उनको कंटेंटमेंट दे रहा था, और दूसरा जो था वो एक अच्छा इनकम दे रहा था, तो उसने उनको बंद नहीं किया। तो उन्होंने वो भी चलाया और अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करके अपनी सोल कॉलिंग, अपनी इनर कॉलिंग पे वर्क किया। नाउ ही इज अ सक्सेसफुल फाइनेंस podcaster as well as a CA.
करियर वाइज न्यूमरोलॉजी वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसमें लग ही रहा है। लेकिन मैम अब इसमें भी अब लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें लोगों को थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं हो गए कि ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, मतलब मेहनत तो प्रॉपर करते हैं लेकिन फिर उनको उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं? अभी पॉडकास्ट हमारा चला है, उसमें मैंने नंबर 8 वालों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी है। तो ये क्लासिक पैटर्न है जो नंबर 4 और 8 वाले लोगों के साथ बहुत परफेक्टली मैच होता है। यानी उन्हें हार्ड वर्क तो करना पड़ता है 200%, लेकिन रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं मिलते, बहुत डिले मिलते हैं, ताकि उनकी पेशेंस और उनका कर्मा क्लियर हो सके। उनको रिजल्ट डिले मिलते हैं लेकिन डिनायल नहीं होता, बहुत स्टेबिलिटी के साथ उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब 4 और 8 नंबर के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ का पैटर्न इज जस्ट लाइक स्लो कुकिंग। जितना धीमा पकेगा उतना उतना अच्छा टेस्टी पकेगा। बनेगा। तो यहाँ इनकी लाइफ में बहुत स्लो 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 जो लाइफ है उनकी आगे बढ़ती है। लेकिन जब उनको सक्सेस मिलती है 35th ईयर के बाद, तो तब उनकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है। और 4 और 8 नंबर वाले लोगों के साथ एक और भी बात होती है कि ये जितना एज आगे बढ़ती चली जाती है ये उतना सक्सेसफुल होते हैं। यानी लोगों को अपनी एज बढ़ने से डर लगता है, हाँ लेकिन इनको 4 खुश होना और चाहिए। 8 नंबर वाले लोगों को खुशी होनी चाहिए। ये जितना एज करेंगे, जितना बड़े होते चले जाएंगे, भाई उतना पैसा और उतनी सक्सेस इनके सामने आएगी। तो इनको एज करने से इनको डर नहीं लगता, क्योंकि जब एज करते हैं तो ये उतने ज़्यादा पावरफुल होते चले जाते हैं। बिल्कुल। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका डेट ऑफ बर्थ था 26 फेब, तो यानी कि उसका जो रूट नंबर मुलांग था वो 8 था। तो 8 नंबर वाली फीमेल थी और मेरी फ्रेंड थी। तो वो 10 साल से कंटेंट राइटिंग कर रही थी, बहुत कंटेंट लिख चुकी थी डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, फिल्म्स के लिए, बहुत सारे, और नॉवेल्स भी लिखती थी। बट उसको रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, कोई रिजल्ट नहीं था, यानी कि वो अभी तक अननोटिस थी। तो एक दिन कॉल पे हम बात कर रहे थे, तो मैंने उसको अचानक से बोला कि तुम्हारा ना बहुत जल्दी एक पीक टाइम आने वाला है। तो बोलती है पीक टाइम कैसे पता चला? मैंने कहा मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि जो 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो 35 ईयर के बाद एक डिफरेंट लाइफ देखते हैं। यानी उनकी जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है वो 35वें साल के बाद आते हैं, और आप 35 ईयर के नेक्स्ट ईयर होने जा रहे हो। उसने कहा लेट्स सी, देखते हैं, अभी तो 10 साल से चैलेंज तो किया कुछ हो गया। मतलब। हाँ, अब चैलेंज भी था, बट मैं वो बात बोल के मैं भूल गई। 1.25 साल के बाद उनका एक जो पेंडिंग नॉवल था वो पब्लिश हो गया, और वो अचानक से ओवरनाइट बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ गई। यानी उनका नॉवल हाथों हाथी पब्लिश भी हुआ और बिक भी गया। फिर उन्होंने मैसेज किया कि मोनिका यू वर राइट, आपने बिल्कुल सही कहा था, एग्जैक्टली वही हुआ जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था। तो ये एक्चुअली वो पैटर्न था जो मैं समझ रही थी। तो अब वो पैटर्न ब्रेक होने का टाइम आ रहा था, तो मैंने उनको बता दिया कि देयर इज़ अ पॉजिटिव टाइम। बट इतना स्ट्रगल करते करते लोग इतने टूट चुके होते हैं कि जब आप उनको होप भी दिखाते हो कि ये लो, ये होप की कैंडल है, तो वो बुझा देते हैं कि नहीं चाहिए भाई हमें, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है और ऐसे ही चलेगा। मतलब अगर इसके अगेंस्ट जाओ, अगर आपको एक कार्मिक पैटर्न समझ में आ जाता है और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर वो जो पेशेंस है और वो जो आपका डिले है वो आपको टॉर्चर नहीं करता, वो आपके लिए एक अचीवमेंट का काम करता है कि अच्छा मुझे बस इतने टाइम तक वेट करना है, ठीक है, मैं अपनी कॉन्शियस को अलाइव रखूँगा और मैं इतने टाइम तक मैं वेट करूँगा। तो उसको एक्सेप्ट करके अगर वो इस तरीके से अपना परसेप्शन बना लेते हैं तो उन्हें कभी भी टॉर्चर लाइफ लगती ही नहीं है। अदरवाइज़ 80% जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं ना, तो वो होप्स ना लेते ही नहीं है। मतलब उनको होप्स के ऊपर ना ट्रस्ट होता है और ना उन्हें समझ में आता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये बात मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन 8 नंबर वाले या 4 नंबर वाले लोगों को कई बार समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चलेगा। और अगर 50 साल की उम्र में कुछ मिल भी गया तो उसका करेंगे क्या? करेंगे क्या एग्जैक्टली? तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते ना। बट अब ये कार्मिक पैटर्न है, आप ऐसे डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा हुए हो, तो मैं न्यूमरोलॉजी करके या एस्ट्रोलॉजी आपकी कुंडली देखकर मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ कि ये वाला टाइम है, आपको सक्सेस मिलनी है। आप उस तरह से देखें तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 62 ईयर्स की एज में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। जी। तो अगर वो ऐसा सोच लेते कि 50 के बाद अगर सक्सेस मिली तो क्या ही मिली, तो फिर अब आज तक भी देखो कि वो अभी तक मतलब इतने मतलब हॉट सेलिंग सेलिब्रिटी कहे जाते हैं इंटरनेशनली। तो फिर अगर उनकी लाइफ से लेसन लेना हो तो, और फॉर्चुनेटली उनका भी नंबर 8 है, 17 सितंबर। तो हमारे जो मोदी जी हैं वो भी 8 नंबर का ट्रू एग्जाम्पल है, जो 62 ईयर्स की एज में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और
टिल डेट उनका जो फेम है वो कहीं घट नहीं रहा है, नहीं, वो even दिनों बढ़ ही दिन रहा है। बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। और आप उनके चेहरे का नेचुरल ग्लो देखोगे, एजिंग कहीं इफेक्ट नहीं कर रही है उनकी स्ट्रेंथ पे। सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ के वो इतना काम करते हैं, सिर्फ 4 घंटे की उनकी नींद है। तो कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के डिसिप्लिन को मेंटेन एक्सेप्ट किया है, किया, बिल्कुल मैम। और उसके बाद लाइफ अब जो देने पर आ रही है वो कहीं रुक नहीं रही है। तो 8 नंबर वाले लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं 8 नंबर के जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बट लेट एज में। तो बस लेट एज सुनते ही डरना नहीं है, उसे एम्ब्रेस करो। मैम, लव लाइफ और करियर के बाद में एक जो थर्ड मेजर एस्पेक्ट आता है लोगों की लाइफ का, दैट इज़ हेल्थ। अब उसके बारे में भी लोग बात करना चाहते हैं। सो मैम, न्यूमरोलॉजी से हम ये पता कर सकते हैं कि किस इंसान को अपनी हेल्थ वाइज ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और कौन सी लाइफस्टाइल उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी? कोई स्पेसिफिक ऐसा नंबर हो? यहाँ पर न्यूमरोलॉजी और आयुर्वेद बहुत ब्यूटीफुली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अच्छा। यानी न्यूमरोलॉजी के साथ आयुर्वेद का कनेक्शन आ जाता है न्यूमरोलॉजी में भी, ठीक है, क्योंकि हर नंबर एक प्लानिटरी एनर्जी से कनेक्ट होता है, और वो प्लैनेट किसी बॉडी के ऑर्गन या किसी बॉडी के दोष को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरोलॉजी आपको स्पेसिफिक डिजीज तो नहीं बता पाती है कि आपको ये डिजीज होगी या आपको ये डिजीज होगी, लेकिन सेंसिटिव एरियाज बता देती है कि ये आपकी बॉडी के सेंसिटिव एरियाज हैं आपके बर्थ नंबर के हिसाब से। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड इश्यूज या डिजीजेस आपको लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी एज पर आकर आपको तंग कर सकती है। जैसे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है या 4 है, तो उन्हें हार्ट, स्पाइन या इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 2 वाले जो लोग हैं उन्हें इन इश्यूज पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हॉर्मोन्स रिलेटेड और इमोशनल इम्बैलेंस रिलेटेड। नंबर 3 जो है वो कनेक्टेड है डायबिटीज से, बॉडी फैट से और लिवर से। अच्छा। नंबर 5 जो है, यानी जो मरकरी का नंबर है, नंबर 5 मरकरी का नंबर माना जाता है, वो नर्वस सिस्टम और स्किन रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। तो यानी कि नंबर 5 वाले लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि उन्हें एक्ने बहुत जल्दी आएंगे। तो 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं उन्हें एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, या बॉडी पे स्कार बहुत जल्दी पड़ते हैं, या उनका नर्वस सिस्टम उससे रिलेटेड उन्हें कोई ना कोई इशू हो सकता है। नंबर जो 6 है वो थायराइड, हॉर्मोन्स और शुगर, ये सेंसिटिव एरियाज हैं जो नंबर 6 वाले हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 7 वालों के लिए है गट रिलेटेड इश्यूज, डाइजेशन और नींद, जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो इससे उनकी नींद जो है वो हमेशा अफेक्टेड रहती है। और नंबर 8 वाले जो लोग हैं उन्हें बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, या जॉइंट से रिलेटेड, या कोई क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस बनते हैं। न्यूमरोलॉजी जो है वो एक एरिया जो है वो स्पेसिफाई कर देती है कि आपको इस एरिया से जुड़े आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजीज आपको होके ही रहेगी, लेकिन आप थोड़ा अवेयर हो जाते हो कि हमारी बॉडी में क्या डेलिकेट पार्ट है, तो आपका वो डेलिकेट आपका जो एरिया वो आपको समझ में आ जाता है। अगर आप नंबर 3 के लोग हैं, अगर उनका फैट बढ़ता चला जा रहा है, तो भैया फिर फैटी एसिड और फैटी लिवर और उसके बाद डायबिटीज़, ये कॉम्बिनेशन उनके लाइफ में बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो अगर आपको पहले से पता है कि फैट जो है वो मेरी बॉडी का डेलिकेट पार्ट है, तो आप उस पर पहले ही वर्कआउट कर लो ना। लेकिन अल्टीमेटली तो आपको मेडिकल हेल्प ही लेनी पड़ती है, सिर्फ आपको एक एरिया पता चला है, तो एक डायग्नोस्टिक टूल है, अल्टीमेटली ये कोई मेडिकेशन नहीं है। तो इसलिए थेरेपी और प्रॉपर मेडिकल हेल्प ये तो आपको लेना ही है। तो बाकी सेंसिटिव एरियाज को हमेशा आपको ध्यान ज़रूर रखना होता है, उसी से आपको हेल्थ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मतलब एक गाइडेंस मिल जाती है, तो गाइडेंस भी काफ़ी आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए। तो बहुत गाइडेंस ही मिल जाए, अगर आपको गाइडेंस मिल गए और आपको ये पता चल गया कि मुझे इस रिलेटेड इश्यूज एजिंग के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो आप अपना ध्यान पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। मैम, जैसे लोगों को अगर न्यूमरोलॉजी का नॉलेज नहीं है या किसी लोगों को नहीं पता, अब ऑलमोस्ट जैसे आप बता रहे थे कि 80% लोगों को तो आइडिया ही नहीं है, क्योंकि कभी गाइडेंस मिली नहीं। हाँ, तो मैम, ऐसे लोग जिनको अपने नंबर के बारे में नहीं पता कि उनका नंबर उनसे चाहता क्या है, क्या डिमांड है उनके नंबर की उनसे, तो क्या ऐसे लोग मतलब उनको हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर वो अपनी लाइफ से या अपने नंबर से हटकर अगर कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? तो अंजलि ऐसा बहुत होता है, क्योंकि जब कोई अपने नंबर की एनर्जी के अगेंस्ट जाके वो अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लेता है जो उसके नंबर की एनर्जी के अगेंस्ट है, तो 90% जो मॉडर्न स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं वो उसकी लाइफ में आने लग जाते हैं। अननोइंगली भी कह लो कि मतलब उसे पता ही नहीं होता कि वो अपनी एनर्जी के अगेंस्ट जाके वो काम कर रहा है, उसको करियर ही ऐसा मिल जाता है, उसको काम ही ऐसा मिल जाता है। जैसे कि 5 नंबर वाले लोग हैं, वो फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं, ट्रैवलिंग करना उन्हें बड़ा पसंद होता है। उन्हें ऑफिस डेस्क पे बिठा दो कि भैया तुम्हें सुबह 9 to 6 की जॉब करनी है
और ना इधर जाना है ना उधर जाना है। वो इतने मतलब फ्रेजाइल हो जाएंगे, एंग्जाइटी, फटीग और बिल्कुल लो मोटिवेशन हो जाएगा उनका, मन ही नहीं करेगा क्योंकि उनका तो घूमना फिरना इधर उधर जाना आना पसंद है और उनको तुमने डेस्क जॉब पे बिठा दिया तो करवा लो आप काम। करवा लो काम, वो करके देंगे, गंदा मंदा काम करके देंगे और खुद ही परेशान होते रहेंगे। तो उनकी एनर्जी के अगेंस्ट आके आप उनसे काम करवा रहे हो तो जो उनको स्ट्रेस देगा, एंग्जाइटी देगा और वो ड्रेन जल्दी हो जाएंगे। और इसके कॉन्ट्रास्ट नंबर 7, वो तो इंट्रोवर्ट होते हैं। आप जो इंट्रोवर्ट है वो तो किसी से बात ही नहीं करना चाहते, उनको तो एक अकेले कमरे में बैठना पसंद है। आपने उनको क्या नाम है फील्ड वर्क दे दिया, जाओ सेल्स एंड मार्केटिंग करो, फील्ड वर्क में जाओ। अब वो बेचारे तो इंट्रोवर्ट, ना घूमना पसंद, ना जाना पसंद, ना बात करना पसंद, तो वो क्या करेंगे, वो तो इतने इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि हम कहाँ के फंस गए। अब देखो, अब एक को फ्रीडम पसंद है और दूसरे को नहीं है, तो आपने रिवर्स जॉब दे रखी है। तो अब उनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन स्ट्रेस यहाँ से आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होता है बीमारी बना के। बिल्कुल मैम। तो जो बीमारी है ना वो पहले यहाँ से आती है, यहाँ से घुसती है स्ट्रेस की फॉर्म में और फिर वो मैनिफेस्ट होती है किसी आपके ऑर्गन में जाके। कोई कहे कि मुझे ये बीमारी हो गई, एक्चुअली वो बीमारी तो मैनिफेस्ट हुई है, सामने निकल कर आई है, लेकिन उसका सीड तो यहाँ से पड़ा था। तो एक क्लाइंट था मेरा, कॉर्पोरेट जॉब करता था, नंबर 5 का था। अब कॉर्पोरेट जॉब में उसको पसंद नहीं आ रहा था। अब उसने क्या किया, खुद डेलिब्रेटली रिजाइन कर दिया। घर वाले मना करते रह गए, इतनी अच्छी जॉब मत छोड़ मत छोड़, नहीं माना और उसने ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू कर दी। अच्छा। भाई 6 महीने में उसके सारे हेल्थ इश्यूज गायब थे और अब वो पूरे वर्ल्ड के टूर पे सैर कर रहा है, अपनी ट्रैवल व्लॉगिंग बनाता है, साथ में यूट्यूब से पैसे भी कमा रहा है। तो उसने अपनी एनर्जीज के साथ सिंक कर लिया, उसको समझ आ गया कि मुझे पैसे के साथ साथ एक इंटरनल कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस भी तो चाहिए। अब मैं सिर्फ ऑफिस डेस्क पे बैठा हुआ ये 8 घंटे की जॉब से मेरा पैसा तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे जो मानसिक सुकून है, जिससे मेंटल पीस, वो मुझे मिलने वाली नहीं है। मुझे कुछ तो ऐसा करना है जो मेरी पसंद का हो। उसने करके दिखा दिया। मैम इतनी देर की बातचीत में अब एक क्वेश्चन एकदम से दिमाग में आया कि जैसे कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती हैं जो इंसान को लिमिटेड बनाती हूँ कि भाई तुम ये ही पर्टिकुलर कोई स्कोप तुम्हारे लिए है या इसी पर्टिकुलर लाइफ फील्ड में तुम जाओगे। क्योंकि मैम जैसा क्या होता है ना कि लोग है ना फिर न्यूमरोलॉजी को गलत बोलने लग जाते हैं कि मेरी लाइफ तो सिर्फ स्टक हो चुकी है, इन ये मेरा नंबर है तो मैं तो बस इसी फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, अदरवाइज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। फिर तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ होती हैं? आपकी जो बर्थ डेट है, जो न्यूमरोलॉजी है, वो एक्चुअली आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो डेस्टिनी का मैप है, एक ब्लूप्रिंट है, वो एक लोग समझते कॉस्मिक। हैं ना फिर लो हाँ। लेकिन उसको। हाँ, आप अगर न्यूमरोलॉजी को ही अगर अपनी डेस्टिनी मान के अगर बैठ जाओगे तो बहुत गलत है, क्योंकि ये एक्चुअली डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता है। जैसे कि आप गूगल मैप्स लेते हो तो गूगल मैप्स से आपको रास्ता पता चलता है कि आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। यहाँ पर अगर आपको कहीं स्ट्रगल मिलता है, ट्रैफिक मिल गया, तो क्या करोगे आप उसी रास्ते पे चलते चले जाओगे या अपना रास्ता बदलने की कोशिश करोगे? ट्रैफिक मिल गया तो डेफिनेटली आप रास्ता चेंज करोगे ना। तो मतलब चॉइस तो आपकी थी। अब गूगल बता रहा है कि ये वाला रास्ता है, इससे आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। अब एक तो तरीका ये है कि आप उसी के थ्रू चलते रहो कि ये मेरा भाग्य है, मुझे अब 2 घंटे ट्रैफिक में अटके रहना है तो मैं तो खड़ा रहूंगा, तो फिर तो बेवकूफ हो आप। तो वहां पर तो आपको चॉइस भी तो बताई जा रही है ना कि वो सिमिलर आपको और भी रास्ते बताता है, आप वहां से घूम के निकल के आप अपना रास्ता चेंज कर लो। बिल्कुल। इसी तरीके से आपका जो ये कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, जो आपको बर्थ डेट मिलता है, वो आपको ये बताता है कि ये आपकी लाइफ का पैटर्न होने वाला है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं, वो नहीं बदलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके रिएक्शन से बदल भी सकती हैं। तो यानी कि कॉन्शियस चॉइसेस आपको खुद ही करनी है। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको सिर्फ गाइडेंस देता है, एक डायरेक्शन देता है, उस पर आप चलोगे कैसे ये आपको खुद को डिसाइड करना है। आप अपने नंबर की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होके चलोगे, उसी डायरेक्शन में काम करोगे, उसी एनर्जी के साथ आप फ्लो करोगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अपने नंबर की वाइब्रेशंस और उसके पैटर्न के अगेंस्ट जाके रहते हो, गिव अप कर देते हो, आगे कोई एफर्ट करना नहीं चाहते हो और आप अपनी अपलिफ्टमेंट पर ध्यान नहीं देते हो, तो आप हमेशा रॉन्ग पीपल को हमेशा अट्रैक्ट करते रहोगे। गलत करियर में हो, आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप उसको चेंज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, तो आप रॉन्ग करियर में हमेशा रहोगे, हमेशा डिसकंटेंटेड रहोगे, अनहैप्पी रहोगे। हाँ। और अगर आप अपनी एनर्जीज के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो तो आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी। तो चॉइस तो आपको करनी है ना। आपको बता दिया गया कि ये रास्ता आपको स्ट्रगल दे सकता है, ट्रैफिक ज़्यादा है,
तो आप पैरेलल वाली रोड ले लो, सर्विस लेन पकड़ लो भाई। सर्विस लेन में तो लोग घुसते ना, अगर मेन रोड पे ज़्यादा अगर रश होता है तो लोग क्या करते हैं, सर्विस लेन में से निकल कर फिर उसके बाद जाके मेन रोड पर मिल जाते हैं, करते हैं ना। तो आप सर्विस लेन पकड़ लेना। इसको आप ऐसे समझो कि 2 ट्विन्स थे, मेरे कज़न ही हैं, वो 2 ट्विन्स ब्रदर हैं। अब एक बहुत सक्सेसफुल है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, सेम एनर्जी है, सेम पैटर्न ऑफ दशा है, सेम मंथ है, सेम ईयर है, सब कुछ सेम है, टाइम ऑफ बर्थ में भी सिर्फ 1 मिनट का फर्क है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब से तो दोनों का भाग्य बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन एक सक्सेसफुल है क्योंकि उसने अपने आप को एनर्जी से अलाइन किया, कॉन्शियस चॉइसेस करी, जो उसको सूट करता था, जो उसको समझ आ रहा था, उसने अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंगली अलाइन कर लिया और सक्सेस पा ली। दूसरा एफर्ट ही नहीं करना चाहता, वो वहीं का वहीं स्ट्रगल कर रहा है, वो ना अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, ना अपना रास्ता चेंज करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य को दोष देने के अलावा, नथिंग एल्स। सो अब दोनों का सेम भाग्य, सेम नंबर है, तो दोनों को सेम चीजें मिल रही हैं, एक को मिल रही है तो दूसरे को भी मिल सकती है ना। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किस बात का आया, उनकी चॉइसेस का। तो न्यूमरोलॉजी आपको कॉन्शियस चॉइसेस करना भी बताती है, करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो न्यूमरोलॉजी का कुछ पैटर्न है, ये आपको थोड़ी फ्री विल देता है। वैसे तो भाग्य निर्धारित है सभी का, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, तो प्रारब्ध का एक मोटा हिस्सा तो फिक्स्ड है, लेकिन जो हिस्सा फिक्स्ड नहीं है उसके चेंजेस आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों ऑकल्ट साइंसेस के थ्रू कर सकते हो। और तीसरा स्पिरिचुअलिज्म तो है ही है, उससे बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। आप अपना परसेप्शन ही अगर ट्रांसफॉर्म कर लो तो आप अपनी लाइफ को एक अलग एंगल से ही लीड कर सकते हो। तो न्यूमरोलॉजी कॉन्शियस चॉइसेस बताती है, वास्तु आपको करेक्ट एनर्जीज को किस तरीके से बैलेंस करना है, उस माहौल में रहना बताती है, और स्पिरिचुअलिज्म आपकी इंटरनल एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करना बताती है, ठीक है। तो भाग्य को बदलने की बात कोई नहीं करता, भाग्य की बात जो है वो ना मैं बदल सकती हूँ, ना महाकाल बदल सकते हैं, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन कुछ एरिया हैं जिसके अंदर हमें भगवान ने फ्री चॉइसेस दी हैं, जिसमें न्यूमरोलॉजी, वास्तु और स्पिरिचुअलिज्म, ये तीनों आते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन साइंसेस को अपनाते हैं और अपना एक बेस्ट वर्जन खुद से खुद को क्रिएट करते हैं, समाज के लिए नहीं, लेकिन उन्हें अपना खुद का हायर वर्जन क्रिएट करना होता है। वो चाहते हैं कि उन्हें फिर दोबारा इस अर्थ पे बार बार जन्म ना लेना पड़े, हाँ। तो उन्हें मोक्ष मिल जाए। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। अगर आप कहो कि मोक्ष अपने खुद आके मिल जाएगा तो बैठे रहो, फिर इंतजार करो। मैम ये क्वेश्चन मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कि अब मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकता, तो करूं क्या, तो उन लोगों के लिए था ये क्वेश्चन वैसे मेरा। तो इसको बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जैसे अभी आपने 8 नंबर का भी बताया था कि 8 नंबर क्या होता है कि लेट देता है आपको जो भी देता है, लेकिन लेट देगा भी जब ही ना जब आप कुछ करोगे उससे पहले। बिल्कुल, हाँ। अब 8 नंबर की हो गए, अगर आपको भाग्य ने देरी से देना है, लेकिन उस देरी तक पहुंचते पहुंचते आप कह रहे हो कि मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, हाँ वही ना। तो फिर करते रहो। तो 8 नंबर ये थोड़ी ना फिर आपको वो टाटा बिरला और अंबानी की कैटेगरी में थोड़ी ना लेके चला जाएगा। बिल्कुल। तो वो तो आपको फिर कहेगा कि मैं ही सबसे ज्यादा अनलकी पर्सन इस धरती पर पैदा हुआ हूँ। 8 नंबर वाले लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने आप को अनलकी बताते हैं, बहुत बार ऐसा करते हैं वो लोग, लेकिन ये उनको समझाना पड़ेगा कि आप अनलकी नहीं हो, एक्चुअली आप बहुत सुपर रिच इंसान बनने वाले हो, बस अपने आप को पहचान लो यार। बिल्कुल, वो थोड़ा कर्म कर लो। कर्म कर लो, कर्म तो खैर सभी को करना है, वो सिर्फ 8 नंबर वाले लोगों को नहीं करना, वो तो हम सभी नंबर वाले लोगों को करना है। अगर मैम कोई इंसान अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझ जाए, अपने नंबर्स के साथ अलाइनमेंट करना सीख जाए, अब वो चाहे हमारे इस पॉडकास्ट से समझे या आपकी क्लासेस से समझे, वो डिपेंड करता है उस इंसान पे। लेकिन मैम कोई इंसान जैसे अगर समझ जाए, तो क्या वो कॉन्शियसली अपनी लाइफ को, अपनी मतलब लव लाइफ को, अपने करियर को या अपनी हेल्थ को चेंज कर सकता है कॉन्शियसली अपने माइंड के साथ? और मतलब फिर ऐसे लोगों को आप क्या रेमेडीज सजेस्ट करते हो या क्या अपने कोर्सेज में बताते हो? जैसे आप बता रहे थे कि आप कोर्सेज लेते हो, क्लासेस लेते हो, लोगों को समझाते हो, पढ़ाते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये अंजलि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप शुरू होता है। सबसे पहले अगर इंसान अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पकड़ ले, अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज, अपनी नेचुरल टेंडेंसी को समझ जाए और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दे, तो वो अपनी लाइफ को रियली में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जिसके लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, पहले अपने बेसिक नेचर को समझो। बेसिक नेचर अगर समझ में आ गया तो उसकी ऑपोजिट क्वालिटी को डेवलप करना है। जो समझ नहीं आ रहा, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आप एग्रेसिव नेचर के हो, तो एग्रेशन का ऑपोजिट क्वालिटी क्या हुई?
पेशेंस, कामनेस। तो यानी पहले आप अपने नेचुरल टेम्परामेंट को समझो, फिर उसकी ऑपोजिट क्वालिटी को डेवलप करना है। तो अगर आप बीइंग 9 नंबर हो, आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा है, तो आपकी ऑपोजिट क्वालिटी को कैसे डेवलप करोगे? बीइंग पेशेंट एंड बी काम, ठीक है? तो आपको अपने टेम्परामेंट को समझना है, बेसिक नेचुरल टेंडेंसी को पकड़ना है और उसकी ऑपोजिट क्वालिटी को आप डेवलप करोगे। फिर कुछ रेमेडीज़ और कुछ बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए न्यूमरोलॉजी में आपको बहुत सारी ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, जिससे आप कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इससे आप अपनी लव लाइफ में कंपैटिबल पार्टनर चूज कर सकते हो। लकी डेट्स, लकी जेम स्टोन्स यूज करके आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली अपना करियर फील्ड चूज कर सकते हो, और अगर गलत फील्ड में हो तो आप स्विच कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आप अपनी नेचुरल टेंडेंसी, अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को पकड़ोगे, समझोगे और उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे, जिसके लिए आपको छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स और कुछ रेमेडीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने और मेरी टीम ने एक ईजी और एक यूजेबल कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें हम आपको न्यूमरोलॉजी की इम्पोर्टेंस, इसके नंबर से आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हो, आप अपने लिए कंपैटिबल फ्रेंड्स कैसे ढूंढ सकते हो, लव पार्टनर्स कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, आपके लिए कौन से बेटर करियर ऑप्शंस रहेंगे, आप अपने लिए बेस्ट मोबाइल नंबर कौन सा चूज़ कर सकते हो, अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो आपका फ्लैट नंबर आपके लकी नंबर पर कैसे सेट किया जाएगा, अगर आपका नंबर जो है आपका कहीं ना कहीं डिलेज शो कर रहा है, तो हम आपके नेम एनर्जीज को कैसे उस लकी नंबर पर लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे न्यूमरोलॉजी के एक शॉर्ट कोर्स में सिखाई जाएंगी। मतलब ऑल इन वन कॉम्बो है। बिल्कुल। तो इसमें वही एस्पेक्ट आपको सिखाए जाएंगे, नॉट वेरी थ्योरेटिकल बेस्ड, सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल यूसेज ही बताए जाएंगे जो आपको डे टू लाइफ में मदद करेंगे, आपकी फैमिली के लिए भी यूजफुल होंगे और आपको लाइफ में अपलिफ्टमेंट देने के लिए काम करेंगे। कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन जानने के लिए आप कॉल कर सकते हो, जो फ़ोन नंबर है आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की। अगर आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए तो आप इसको प्रोफेशनली भी आगे इसको परस्यू कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो आपको एक खुद को अच्छा इंसान बनाना है, ताकि आपकी लाइफ स्टक ना रहे। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करते हो तो फिर आप दूसरों को भी गाइडेंस देना शुरू कर जाओगे। तो ऑटोमेटिकली अगर डेस्टिनी ने डिसाइड किया होगा तो आप न्यूमरोलॉजी को एज अ प्रोफेशन भी टेकअप कर सकते हो। तो इसीलिए आपको सबसे पहले खुद के लिए ये मोडालिटी चूज करनी चाहिए और इस कोर्स में जल्दी से जल्दी आपको एनरोल करना चाहिए। वैसे तो मैम आज हमने पूरे पॉडकास्ट में न्यूमरोलॉजी के बारे में ही काफ़ी सारी बातें करी हैं, लेकिन मैम फिर भी जाते जाते ऑडियंस को अगर समझना हो एक सिंगल वर्ड में या एक सिंगल लाइन में कि अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझ लें, तो वो कैसे जान सकते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ उनके लिए डेस्टिनी है या फिर एक सीख है जिससे सीख कर वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? मैं अपनी ऑडियंस को ये बहुत प्राउडली बोलना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी से आप अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कर सकते हो, और रीडिज़ाइन करना कोई एक आम बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है जो आपके हाथ में है। तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट हो तो उस पर आगे बढ़ना कितना आसान हो जाता है। लेकिन एक रास्ते पर आप चल रहे हो जहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता, जाना कहाँ है, क्या करना है, और दूसरी तरफ वो रास्ता है जो आपको पहले से डेस्टिनेशन भी पता है, रास्ता कैसे होके गुजरेगा, उसमें क्या स्ट्रगल आएंगे, उसमें क्या स्ट्रेंथ आएंगी, क्या माइलस्टोन आएंगे, आपको सब पता है। तो आपकी वो वाली जर्नी, उस रास्ते की बहुत हैप्पी जो है वो आप ट्रैवल कर पाओगे। तो इस कॉस्मिक जर्नी को आपको समझना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको ये बताती है कि आपको अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करना है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ पैदा हुए हो। अब जो एनर्जी उस डिवाइन ने पैदा करके भेजी है, ना वो रॉन्ग है ना वो वीक है। यानी जिस नंबर पे आप पैदा हुए हो, ना वो अनलकी नंबर है ना वो वीक नंबर है, वो अपने आप में यूनिक है। बस उसकी यूनिकनेस को आपको पहचानना है कि उसकी यूनिक क्वालिटी क्या है, और अपनी सारी शक्ति उसके साथ अलाइनमेंट करने के लिए लगा देनी है, जिससे आप अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाओगे, करियर में सही फील्ड चूज कर पाओगे, और सक्सेस की सीढ़ियां उस एनर्जी फ्लो के साथ बहते हुए आप हासिल कर लोगे। सिर्फ इतना सा काम करना है, क्योंकि
यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वो सब आपके अंदर भी है। जो आपको इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट कर रहा है वो आपके अंदर भी मौजूद है। तो ना आप अनलकी हो, ना आप पावरलेस हो, आप यूनिक हो, आप पावरफुल क्रिएशन हो उस डिवाइन की। तो इसलिए अपने आप को कभी भी लेस या लीस्ट इंपॉर्टेंट कभी ना समझें, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई दूसरा और नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जैसा सिर्फ वन पीस ही भगवान ने बनाकर भेजा है। तो आपको क्या एक क्वालिटी भगवान ने बनाकर भेजी है वो जो दूसरों से अलग करती है, वही आपकी पहचान बनेगी। और इसमें आपको न्यूमरोलॉजी सबसे ज़्यादा आपको ट्रांसफॉर्म करने में और आपके नेचर को समझने में और आपको खुद को समझाने में मदद करता है। तो मेरा मैसेज यही है कि बी अ सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छा। एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। सही कहा मैम आपने बिल्कुल कि न्यूमरोलॉजी इज all about understanding your numbers and their energies. So thank you so much ma'am for the beautiful podcast and thank you for coming. Thank you so much. God bless you. Lots of love. आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट समझ में आया होगा और इवन बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये पॉडकास्ट, क्योंकि नंबरों के बारे में जो आज इतनी चटपटी गपशप हमने की है आप लोगों को आई होप, मैं आशा करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। और इस पॉडकास्ट को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैम के कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उन पर क्लिक करके मैम से कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।